Hello everyone, welcome to Udgam Law. So today I'm going to take a very important class. This class is part second of the series of important amendments to the Constitution. Getting? तो इम्पोर्ट अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर ये क्लास है. ओके. So before starting the class, let me introduce you myself. So my name is Anurag Singh. I have secured around 4,000 rank in CLAT, AIR 13th in MHCET law, AIR 22 in JMI law, and 89.92 percentile in CUET. Okay. Currently I am pursuing my BLB at Government Law College Mumbai, that is GLC Mumbai. Okay. This is my Telegram channel, that is Udgam Law with Anurag. Join this channel to get regular updates of the classes as well as the notes of the classes. जैसे मैंने ये क्लास ली है तो मैं इसके नोट्स आपको इस चैनल पे भेज दूंगा. ओके. Apart from this, I also send daily reading topics. Daily reading topics बोल सकते हो आप, या आप इसको आर्टिकल्स बोल सकते हो, फ्रॉम द हिंदू. ओके. एंड अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, मिंट and some international newspapers like आपका गार्डियन एंड CNN. तो आपको इंडिया के तो व्यूज जानने चाहिए, जो फॉरेन न्यूज़पेपर्स हैं उनमें क्या व्यूज आ रहे हैं आपको वो भी जानने चाहिए. ओके. सो इसलिए मैं आपको ये भी भेजता हूं. सो ज्वाइन दिस चैनल टू गेट ऑल दिस बेनिफिट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन DM मी. इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहां से मेरे को DM करने का ऑप्शन मिल जाएगा. ओके. एंड द लास्ट थिंग, इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके. सो दिस थिंग यू शुड नो. अब चलते हैं भाई, देख लेते हैं क्लैट जीके कैसे पूछता है. ये जो क्लास है ये आपकी जीके में भी पूछ सकते हैं, ये आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकते हैं. ओके. दिस थिंग यू शुड नो. ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि क्लैट क्वेश्चंस कैसे पूछता है, बहुत रिलेट करके दे आस्क. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस मैनर दैट इफ एनी रिलेटेड क्वेश्चन दे आर आस्किंग फ्रॉम द टॉपिक, यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके. तो आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे करिए. तो शुरू करते हैं अपने अमेंडमेंट से. सो आवर नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसमें क्या हुआ था कि SC एंड ST कम्युनिटीज वर एंजॉइंग द रिजर्वेशन इन प्रमोशन सिंस 1955. In 1955, reservation in promotion was added. Reservation in promotion was added. Okay. But Supreme Court changed this and they said it is not valid. Okay. So to overturn the decision of Supreme Court, they brought an act which provided reservation in promotion in government jobs for SC and ST community. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. और यहां पर एक केस और इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है आपका 1992. यह है इंदिरा सोनी का. इंदिरा सानी का केस है ये.
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, 1992 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। अभी कुछ बच्चे मुझे मॉक्स दिखा रहे थे, वो कह रहे थे सर कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और हमें ये चीजें नहीं पता हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। सो इन दिस, एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट। बच्चों को जो बेसिक 8th तक की एजुकेशन है, 8th क्लास तक की, दिस वॉज मेड फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। ओके, वन आर्टिकल वॉज एडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या था भाई? ये था आपका आर्टिकल 21A that declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 6 to 14 in such manner as the state may determine. ओके, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों तक की, 14 साल के बच्चों की एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट का काम हो गया था। ओके, और इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 44 इन डीपीएसपी। ओके, एक और चेंज किया गया था कि देयर वॉज एन एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी अंडर 51A, which reads, it shall be the duty of every citizen of India who is a parent or guardian to provide opportunities for children education to his child or ward between age 6 and 14। तो इसके बाद हमारे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई थी। ओके, वो इसी अमेंडमेंट में हुआ था। इस एक अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया, डीपीएसपी को चेंज किया और आपके फंडामेंटल ड्यूटी को चेंज किया। ओके, so this is a very important amendment. It is the PYQ, you should know. Next is your 91st Constitutional Amendment 2003. इसने क्या किया था? ये किया था limited the size of Council of Ministers at center and in states to debar defectors from holding public offices and to strengthen anti-defection law. समझे आप? ये इसलिए लाया गया था टू स्टेबलाइज गवर्नमेंट। ओके, आपको पता होगा कि 10th शेड्यूल लाया गया था 1985 में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1985, इट ब्रॉट योर 10th शेड्यूल। और ये क्या था? ये था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा था कि मेनी मेंबर्स डिफेक्टेड फ्रॉम देयर पार्टीज और उनको मिनिस्टर बना दिया जा रहा था। ओके, कि आप अपनी पार्टी छोड़ के आइए, आप हमारे यहां मिनिस्टर बन जाइए। ओके, so this act said that it debars defectors from holding ministerial position at central level or at state levels. Okay, so this thing you should know, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप?
अगला है आपका 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। ये क्या कहता है? ये कहता है रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट फॉर द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एससी बीसी कम्युनिटी जो होती है उनके लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा था इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन। ओके, जस्ट वेट अ सेक, थोड़ा सा सही कर दूं मैं इसको भाई। इंस्टीट्यूशन, ओके, दिस वाज changed in 93rd constitutional amendment. Next is your 97th constitutional amendment act 2012। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इट इज अ PYQ। इसमें क्या हुआ था? द एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। और आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्टर है कोऑपरेशन को, कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है, इसके मिनिस्टर कौन है? तो इसके मिनिस्टर है आपके अमित शाह जी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बिकॉज now government is promoting cooperative societies in our country। in fact अब तो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं, लाइक इंटर स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट्स। समझ रहे हो? सरकार अब दोनों को प्रमोट कर रही है, इन इंटर स्टेट्स और इन इंट्रा स्टेट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। You can create a cooperative society and work in the society। okay? आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। ओके, नेक्स्ट इज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2014। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and a PYQ and in news always। जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है एट द सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट्स, देन दिस मैटर ऑलवेज कम। ओके, सो व्हाट हैपेंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो इट रिप्लेस्ड द कोलिजियम सिस्टम of appointing judges to the Supreme Court and High Courts with a new body called National Judicial Appointment Commission। इसको NJAC बोलते हैं। तो अभी क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम हमारा धीरे धीरे इवॉल्व किया और कोलिजियम सिस्टम जजेस को चूज करता है और फिर वो रिकमेंड करता है एंड आफ्टर दैट जजेस आर अपॉइंटेड in the Supreme Court and High Courts। But in 2014 government brought a change and they formed National Judicial Appointment Committee which was going to select judges for High Courts and Supreme Courts। But in 2014 Supreme Court declared this amendment as अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। ओके, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और वॉइड बोला। समझे आप? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह दिख रहा था कि एग्जीक्यूटिव
is interfering in judiciary. Executive is interfering in judiciary. और भी चीजें इसमें कही गई थी, बट आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आपसे एक अलग से क्लास लूंगा, जो चारों केसेस हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप ये जान जाइए कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या चेंजेस हुए थे। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। ये बॉडी जो एनजैक है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ओके, या इसका नाम आप याद रखिएगा। ओके, तो अगले कॉन्स्टिट्यूशन पे मूव करते हैं हम। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। इसमें क्या कहा गया था? दिस एक्ट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड द ट्रांसफर ऑफ certain territories to Bangladesh in pursuance of agreement and its protocol entered between Government of India and Government of Bangladesh। तो बहुत सारे जो आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहले तो ईस्ट पाकिस्तान बना। ओके, फर्स्ट दिस बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। आफ्टर 1971 इट बिकेम बांग्लादेश। ओके, तो ऐसा था कि बॉर्डर के आसपास के कुछ एरियाज विच वर रूल्ड बाय बांग्लादेश बट दे वर इन इंडिया, और ऐसे इंडिया की कुछ चीजें बांग्लादेश में थी, तो दोनों गवर्नमेंट ने एक्सचेंज कर लिया। तो अगर आप अपनी कोई टेरिटरी छोड़ रहे हैं, इफ इंडिया इज लिविंग सम टेरिटरीज एंड गेनिंग सम अदर टेरिटरीज, फॉर डूइंग दैट वी हैव टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझे आप? अगर आप किसी कोई चीज दे रहे हो तो लिखित में दोगे ना भाई। ऐसा तो हुआ नहीं कि मुंह जबानी से दे दिए हम कि जाओ तुम वो ले जाओ, तुम अपना वाला मुझे दे दो। कल को अगले दिन वो अब क्लेम करने लगा आके पेपर्स के साथ, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए इस चेंज को करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ PYQ। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। 2016 का ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये हर महीने न्यूज में रहता है, एवरी मंथ। हर महीने के 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक ये हमेशा न्यूज में रहता है। द रीजन इज इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट GST वॉट GST लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड द आर्टिकल इज 279 कैपिटल A। ओके, पहले आपको पता होगा कि बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, बहुत तरीके के टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी लगते थे, एंड मेनी टैक्सेस वर imposed. So to formalize Indian tax system, GST was brought in 2016. Okay, then under this tax slabs were made. Okay, 0%, 0 to 5%, then 18%, then 28%। तो ऐसे टैक्स स्लैब बनाए गए थे। ओके, इन टैक्स स्लैब के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा डिटेल में तब बताऊंगा। अभी तो ये बस आप एग्जाम्पल की तरह देख लो कि कैसे ये वर्क करता है। ओके,
सो दिस थिंग यू शुड नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहले हर मंथ के 1 to 5 डेज में क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? बिकॉज इसमें वी सी दैट हाउ मच टैक्स वॉज कलेक्टेड in the last month, in the last month. So this thing you should know. और आपको मैं यहीं पे एक चीज और बता दे रहा हूं कि अभी तक का टिल नाउ हाईएस्ट टैक्स वाज कलेक्टेड इन अप्रैल 2023. ओके, it was around 1.87 lakh crore. Okay, and second highest that was collected is your March 2024. It was around 1.78 lakh crore. Okay, so आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के फर्स्ट मंथ में एंड लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा टैक्स के कलेक्शन हुए हैं। इन अप्रैल 2024, इन अप्रैल 2023 गवर्नमेंट कलेक्टेड अराउंड 1.87 लाख करोड़ एंड इन मार्च 2024 दे कलेक्टेड 1.78 लाख करोड़। तो ये न्यूज में था, आप याद कर लीजिएगा। दे कैन आस्क यू इन जीके ऑल्सो एंड अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे कैन आस्क यू इन लीगल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दिस इज अ PYQ, यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट इज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या क्या गया था? इसमें दे प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। NCBC को इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। दिस एक्ट रिलीव द NCSC फ्रॉम इट्स फंक्शन विथ रिगार्ड टू बैकवर्ड क्लासेस। पहले जो बैकवर्ड क्लासेस आते थे वो NCSC के अंडर में आते थे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अंदर आते थे। बट इन 2018 अ न्यू बॉडी वाज फॉर्म्ड एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। इट ऑल्सो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस in relation to a state or a union territory. तो कौन स्पेसिफाई कर सकता है that who is socially and educationally backward? तो ये काम आपके प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ओके, वो रिकमेंड करेंगे तभी ये एडिशन होता है इनका। तो दिस थिंग यू शुड नो, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड PYQ। Then your 103rd Constitutional Amendment of 2019. This empowered the state to make any special provision for the advancement of any economically weaker sections of the society. यहां पर हम वीक किस बेसिस पे देख रहे हैं कि इकोनॉमिकली कोई वीक हो। ओके, इनको बोलते थे हम EWS कोटा बोलते हैं या EWS रिजर्वेशन बोलते हैं। An EWS certificate is needed in order to avail benefits of the EWS category. Okay, and it permitted 10% of the seats of certain sections when it came to admission to educational institution, including private educational institutions that were either assisted or unassisted by the state. तो 10% रिजर्वेशन आपको मिलता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
इसका एक एक्सेप्शन है, वो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वहां पर आपको ये 10% का जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता। ओके, दिस थिंग यू शुड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो यू शुड नो। ओके, वैसे भी जितने भी अमेंडमेंट रिलेटेड टू योर रिजर्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। अगला है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने क्या किया था? इसने किया था एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर सिसेशन ऑफ सीट्स ऑफ SCs एंड STs इन लोकसभा एंड असेंबलीज फ्रॉम 70 to 80 years. Okay, and it also removed the seats, reserved seats for Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies. तो आपको पता है कि एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स रिजर्व थी इन लोकसभा, इसको रिमूव कर दिया गया था। ओके, और SC और ST की सीट को 10 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, ये दोनों, these are the 2 important amendments that took place in 104th constitutional amendment of 2020. ओके, तो ये आप याद कर लीजिएगा, 2 अमेंडमेंट और बचे हैं। नेक्स्ट इज योर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका हुआ है 2021 में। इसमें क्या चेंजेस हुए थे? इट रिस्टोर्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू प्रिपेयर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट। पहले ये लिस्ट किसके एडवाइस पे चलता था? तो ये था आपका प्रेसिडेंट, बट इट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट्स। ओके, सो दिस थिंग यू शुड नो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन 2021। सॉरी, इट टुक प्लेस इन 2023। मैंने गलती से 2021 लिख दिया है भाई, ये आपका 2023 में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये दिस इज द रीसेंट वन, और ये भी रिजर्वेशन से रिलेटेड है। व्हाट इट सेज, इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इंक्लूडिंग दोज रिजर्व फॉर SC ST कम्युनिटीज। तो 33% रिजर्वेशन वुमेन को दे दिया गया फाइनली इन 2023। ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में वुमेन को 30% रिजर्वेशन दिया, 33% रिजर्वेशन दिया गया है। इसके लिए बहुत सालों से लड़ाई चल रही थी कि उनको उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए, उनके लिए सीटें बढ़ाई जाएं। ओके, दैट फाइनली हैपेंड इन 2023। इन पंचायती राज इट वाज ऑलरेडी देयर, इन पंचायती राज इट वाज ऑलरेडी देयर, बट इट वाज नॉट देयर एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। बट इन 2023 ये पॉसिबल हुआ। और एक चीज,
The reservation will be effective after the publication of the census conducted following the act's commencement and endures for 15-year period with potential extension determined by parliamentary action. तो 15 साल के लिए रहेगा, फिर इसको बढ़ाया जा सकता है. ओके, इसलिए दिस अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस थिंग यू ऑल शुड नो. मैंने ये सारे अमेंडमेंट्स आपसे करवा दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं सारी करवा दिए हैं. These all are important for your exams, so learn them properly. They can come in your exam. If you have any doubts, then आप मेरे को DM करो on the Telegram channel, that is Udgam Law with अनुराग. इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, आप वहां से आप मेरे को DM कर सकते हो. ओके, एंड इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब. ओके, आई वांट टू बिल्ड अ लीगल कम्युनिटी. ओके, मैं एक बड़ी लीगल कम्युनिटी बनाना चाहता हूं. उसके लिए डू शेयर दीज थिंग्स with your friends and subscribe the channel. So this was all for the class. Thank you and have a very nice day. Bye bye.